नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आज हमारे स्टूडियो में वह शख्स मौजूद है जिन्होंने शिक्षा जगत में अपनी एक पहचान मुकम्मल की है। आज हमारे स्टूडियो में आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर के निदेशक विजय यादव मौजूद है, जिन्होंने बानसूर को शिक्षा नगरी के रूप में विकसित करने में अपना अहम योगदान अदा किया है। आइए इन्हीं से तात्कालिक शैक्षिक परिदृश्य पर बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आपने मालूम किया कि आज का युवा शिक्षा को किस प्रकार से देख रहा है, मैं सबसे पहले इसमें शिक्षा पद्धति पर बात करना चाहूँगा। आज के युवा के अकॉर्डिंग शिक्षा जो है, उस शिक्षा पद्धति जो है उसमें ही हमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि युवा जो है वो आज की मेरे हिसाब से शिक्षा जो पद्धति है उसमें एक नंबर लेने की मशीन के रूप में वो अपने आप को देखना चाह रहा है कि मुझे केवल और केवल नंबर के लिए पढ़ाया जा रहा है। उसे इस नंबर लेने की मशीन से थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा। अब जैसे कि जो भी एजुकेशन पॉलिसियाँ बनती हैं, वो एजुकेशन पॉलिसियाँ युवा की बजाय बुजुर्ग जो लोग होते हैं बैठ करके वो एजुकेशन पॉलिसियाँ जो उसको बनाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आज का जो युवा है उसकी मानसिकता को देखते हुए एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए, उसके ऊपर मंथन किया जाए, क्योंकि आज युवा बहुत ज़्यादा डाइवर्ट भी हो रहा है और टेंशन अपने आप में महसूस कर रहा है। पढ़ाई को लेकर के हमेशा वो टेंशन में रहता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज का जो युवा है वो हल्की सी भी टेंशन, चाहे वो टीचर ने दी हो, चाहे वो उसके किसी रिलेटिव ने टेंशन दी हो, या फिर उसके फैमिली से कोई टेंशन हो, वो उसको सहन नहीं कर पाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो मेरे अनुसार जो वजह हो सकती है वो है कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल से इसकी शुरुआत होती है। और वो पारिवारिक माहौल की शुरुआत में इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि परिवार में बच्चे को जिस दिन वो जन्म लेता है उस दिन से इतनी अधिक सुविधाओं में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उसको इतना लाड चार और प्यार देने की कोशिश की जाती है कि बच्चा अपने आप को थोड़ा बहुत स्ट्रगल जो करना जो परिवार में सीखता है वहीं से उसको सीखने की कोशिश जो होती है बंद कर दी गई है। जैसे आप और हम जब पढ़ते थे या हमसे पहले जब बुजुर्गों ने जब पढ़ाई की है तो उस समय क्या पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का खेल का एक बहुत बड़ा महत्व था। खेल चाहे वो घर पर खेले, खेल चाहे वो स्कूल में खेले, वहाँ वो अपने साथियों के साथ में नोक झोंक होना, नोक झोंक के बाद में फिर से आपस में प्यार प्रेम से उनको दूसरे दिन फिर खेलना, फिर अगले दिन या उसके बाद में फिर से बच्चा स्ट्रगल करके फिर खेल रहा है। मतलब एक स्ट्रगल की जो शुरुआत है वो उसमें बचपन में खेल के माध्यम से आई। आज के बच्चे को मेरे अनुसार 5 साल का होता है तब तक 4-5 साल तक तो उसको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता है। घर से बाहर जब उसको भेजते हैं तो मेरे अनुसार उसको स्कूल भेजा जाता है, और स्कूल के लिए ऐसी स्कूल सबसे पहले देखी जाती है कि जिसकी गाड़ी उनके घर के आसपास आती हो। यानी 5 साल तक बच्चा रहा, 5 साल के बाद में बच्चे को घर के पास से गाड़ी में बैठाया, बच्चा जो है स्कूल में गाड़ी से पहुंचा, वापस गाड़ी में स्कूल से बैठा, घर पहुंच गया, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है उस घर में है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से टेंशन का जो पूरी शुरुआत हुई है वो घर से हुई है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि उस बच्चे को जब वो युवा होता है उससे पहले परिवार में वो माहौल देने की कोशिश करें जिससे वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रगल में मजबूत करने की कोशिश कर सके। जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत पहले से इस बात को कहा जा रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बच्चों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा की तरफ हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इस शिक्षा पद्धति में इसका डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर उतारा नहीं जाता। आज भी बच्चों को परसेंटेज के आधार पर ही आंका जाता है। चाहे आप व्यावसायिक शिक्षा में चले जाएं, वहाँ भी जिस बच्चे की परसेंटेज अच्छी बनी है उसी को टॉपर मानते, उसी को अच्छा मानते हैं, और वही वजन बच्चे के ऊपर केवल परसेंटेज की एक इच्छा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिससे वो जो वास्तव में उसको सीखना चाहिए वो सीख नहीं पा रहा है। आप भी देखते हैं कि आज भी जैसे किसी भी स्कूल का आकलन यदि किया जाता है, किसी भी बच्चे का आकलन किया जाता है, तो सोसाइटी में ये जब तक सोच नहीं बदलेगी कि बच्चे को नॉलेज होना चाहिए, परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसके पक्ष में मैं भी आप लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा सर कि आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। नैतिक शिक्षा, संस्कार, इसका पतन भी मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूल प्लस हमारी सोसाइटी दोनों से ही धीरे धीरे होना इसकी शुरुआत हुई है। नैतिक शिक्षा
नाम के लिए स्कूलों में किताबें लगाई जाती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा नाम के लिए किताबें लगाई जाती हैं, उनके ना कोई पेपर्स होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ना उनका स्कूल में कोई महत्व होता है। इसलिए कि क्योंकि आकलन किससे होता है? परसेंटेज से। क्योंकि उनको परसेंटेज में जोड़ा नहीं गया, इसलिए उस नैतिक शिक्षा को वहाँ से हटा दिया गया है। केवल और केवल नाम के लिए नैतिक शिक्षा बताई गई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके लिए नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा जो है, इसको परसेंटेज में अगर जोड़ दिया जाए, बच्चे के रिजल्ट में यदि इसको जोड़ दिया जाए, तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चा इस पर ध्यान देना शुरू करेगा, पेरेंट्स भी इस पर ध्यान देंगे। और इसके लिए तो आप भी समझते हैं कि बच्चों के लिए इसमें संस्कार के लिए मेन चीज़ मम्मी पापा और स्कूल जो स्तर है, वहीं से इसकी शुरुआत हम सबको करनी पड़ेगी। और इसके लिए थोड़ा सा हायर जो एजुकेशन है, उससे पहले इसको स्कूली स्तर पर हमें इस पर काम करना होगा। मैं इस जगह आपको ये कहना चाहूँगा सर, बच्चा या कोई भी शिक्षा पद्धति, अगर उसमें बच्चा एक भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा सीखता है तो एक अच्छी बात है। मातृभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी के साथ साथ यदि बच्चे को इंग्लिश में भी सीखने का चांस मिलता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपने बात बहुत अच्छी कही है कि यदि माना किसी कारणवश स्कूल तो खोल दी गई, उसमें अगर टीचर्स उपलब्ध प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे तो उसका केवल और केवल नाम मात्र के लिए वो काम रहेगा। फिर से वही सरकारी सिस्टम जो है, जैसे पहले हिंदी मीडियम स्कूल जो थे, उनका ये मानना था कि हिंदी मीडियम स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ इसलिए कम हो गई कि आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रचलन हो गया है। बहुत से हिंदी मीडियम के प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जिनमें अच्छी व्यवस्थाएं अगर दी गई हैं तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अब उसको सोच करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने विचार किया कि यदि हम सबको इंग्लिश मीडियम स्कूल कर देते हैं तो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। केवल गवर्नमेंट का ध्यान स्ट्रेंथ के ऊपर है, उनको बच्चों के एजुकेशन लेवल से कोई मतलब नहीं है। उनको एजुकेशन लेवल पर यदि काम करना है तो उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, चाहे हिंदी मीडियम स्कूल हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, अच्छी क्वालिटी यदि दी जाएगी तो कहीं पर भी मेरे हिसाब से समस्या नहीं आएगी। टीचर्स की प्रॉब्लम तो 100% आप सही आनी है। जब तक आप लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम के टीचर्स नहीं देंगे तब तक वो बच्चे इंग्लिश मीडियम को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इसके ड्रॉबैक्स आगे आपको 1-2 साल में दिखने में मिल जाएंगे। निश्चित है कि इस प्रकार की स्कूलों के लिए वापस से इनको विचार करना पड़ेगा, क्या तो टीचर्स लाने पड़ेंगे और नई स्कूलें बंद होंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पर हो या किसी NGO के लेवल पर हो, किसी इंस्टीट्यूट के लेवल पर हो, कंपनी के लेवल पर हो, जब तक उसकी पूर्व प्लानिंग नहीं हो तब तक उसको इम्प्लीमेंट करने की नहीं सोचनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पूर्व प्लानिंग नहीं थी। इसके ड्रॉबैक्स के बारे में और पूरी इसके वर्क न करके और डायरेक्ट इन्होंने जल्दबाजी में, मुझे लगता है कि इसका ऑर्डर निकाला है और फिर बाद में जब इनको पता चला कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन्होंने वापस लिया। इससे अच्छा है कि किसी भी कार्य को, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर हो या किसी इंस्टीट्यूट के लेवल पर, कहीं पर भी हो, वर्क करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं इसको इस प्रकार से मानता हूँ कि ये व्यावसायिक शिक्षा के अनुसार उन्होंने विचार किया है, लेकिन इसमें जहाँ तक विचार किया जाता है भाई कंप्लीट उसको मातृभाषा के लिए अगर प्रेशर दिया जाता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि आज बच्चे को कहीं ना कहीं, हाँ, उसकी लैंग्वेज के साथ साथ अगर अदर लैंग्वेज आती हैं, अगर बच्चा केवल हिंदी पर ही सीमित रह जाएगा तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के हमारे बच्चे अदर कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ उनको प्रॉब्लम्स जो हैं वो फील करनी पड़ेंगी, सिटी में उनको प्रॉब्लम्स फील करनी पड़ेंगी। तो जहाँ तक वो इसमें मातृभाषा के ऊपर जो प्रेशर दिया है उससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। बाकी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, जैसे होगी उसके बाद में इसके ऊपर हम विचार करेंगे, क्योंकि उसके लिए पूरी स्थिति क्लियर नहीं की गई है कि भाई इसका पूरा वास्तविकता क्या है, किस किस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी को वो लगाने का विचार कर रहे हैं। विचार आया था, उस पर बातें भी हुई, लेकिन उसको फाइनल रूप नहीं दिया गया। इसलिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि जब तक सामाजिक स्तर पर और स्कूल स्तर पर जागृति नहीं आएगी, बच्चों को जब तक नंबर लेने की मशीन नहीं समझा जाएगा, भाई उनको नंबर लेने की मशीन समझ रहे हैं, वहाँ जाकर के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें जब तक एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अदर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मैं नहीं मानता हूँ कि संस्कार और नैतिक शिक्षा जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा काम इस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कर पाएंगे। जिस देश में, जिस स्टेट में शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर अगर टैक्स की बातें शुरू कर दी जाएं, ये मानो उस देश का और उस स्टेट का पतन होना शुरू हो गया। अभी हायर एजुकेशन में, कॉलेज शिक्षा में GST एफिलिएशन के ऊपर 18% GST के अकॉर्डिंग अभी भी कोर्ट में वो मैटर गया हुआ है।
जहां शिक्षा और चिकित्सा फ्री दी जानी चाहिए, वो उसकी बजाय यदि माना रहना फ्री करना चाह रहे हैं, खाना फ्री करना चाह रहे हैं, लाइट फ्री करना चाह रहे हैं, पानी फ्री करना चाह रहे हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको फ्री करना है पूरे देश में या किसी स्टेट में, तो आप शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करें। यहाँ तो फ्री करने की बजाय उसके ऊपर टैक्स की सोची जा रही है कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को, मेडिकल सेवाओं को हम टैक्स के अंतर्गत लें। तो मेरा कहना यह है कि अगर चिकित्सा और शिक्षा जो है उसके ऊपर यदि टैक्स की बात की जा रही है और टैक्स लेने की सोची जा रही है, तो 100% देश और स्टेट बैक में जाएंगे। मैं मानना ही चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि यदि फ्री देना है तो पूरे देश या किसी स्टेट की कोई भी पार्टियां हों, उनको देना है तो शिक्षा और चिकित्सा फ्री दें, बाकी सबके ऊपर बातें करना बंद करें।